क्लास 12th फिजिक्स का आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 5। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कंपोजिशंस ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। नाउ सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। हमने चैप्टर जो इसका सेकंड लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़े थे, कि काफ़ी टाइम हो गया वो लेक्चर से ये लेक्चर आने तक। द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। लास्ट वीडियो में हम इसे डिराइव कर चुके हैं कि ये वैल्यू आती कैसी है। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ एन पार्टिकल v is equals to dx by dt. Now this x is replaced by this value, then we get this term। और इस टर्म को अगर हम डिराइव किए तो a कांस्टेंट है और साइन ओमेगा टी की डेरिवेटिव होंगी कॉस ओमेगा टी एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस ओमेगा टी। एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। एंड रिमेनिंग टर्म मीन्स a cos ओमेगा टी और डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू टी 1 और ओमेगा की रिमेनिंग दिस। नाउ a इंटू ओमेगा cos ओमेगा टी, दिस इज velocity of an particle starting from mean position, and acceleration of that particle which is starting from mean position is a is equals to dv by dt। ये well known formula है, derivative with respect to velocity and rate of change of velocity is called acceleration। now ये v को replace करेंगे अब हम इस value से, then we get this term। now again a omega is a constant term and derivative of cos omega is minus sin omega t into derivative of omega t, and solving this we get this term। this is acceleration of a particle which is at start from a mean position। जो पार्टिकल बिल्कुल मीन पोजीशन जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है कि कोई एक पेंडुलम अगर एक मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहा है तो उसके एक हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पर जाएगा वो एक पॉइंट ए, और फिर वापस वो अपने रिटर्न आएगा मीन पोजीशन पे और फिर वापस हाईएस्ट पीक पे जाएगा। और ये ऐसा हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड एक हम ले चुके हैं ए बी डिस्प्लेसमेंट के लिए दिस पोजीशन। ठीक है, तो उस पार्टिकल के वेलोसिटी ऑसिलेट में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, नाउ अब हम ग्राफ पोर्शन, आपके जो न्यू सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है 25%, उसमें वो पोर्शन डिलीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हमें उस टर्म में होना चाहिए कि वो एक्चुअल में होता क्या है मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जो सर्कल के अलॉन्ग था, वो डिलीट हो गया है, तो वो पोर्शन हमने नहीं लिए हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर में हम वो पोर्शन ज़रूर कवर करेंगे कि आपको उसके बारे में भी नॉलेज हो कि वो सर्कल के अलॉन्ग कैसे ऑसिलेट होता है पार्टिकल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे हम लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ मीन पोजीशन इज दिस, वेलोसिटी इज a omega cos omega t and acceleration is minus a omega square omega t। now if you take a time t 0 और ये वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी है, तो ये t इंटू ज़ीरो क्या हो जाएगा 0, और साइन ज़ीरो भी होता है 0, मीन्स ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका 0। अब जैसे जैसे टाइम ग्राफ हमारा बढ़ता चला जाएगा विद डिस्प्लेसमेंट का, तो वैसे वैसे हमारी पॉजिटिव ये जो ग्राफ है वो फॉर्म होगा। तो स्टार्टिंग आपका हुआ 0 पे। नाउ अब टाइम हमने t/4 लिए, वो यहाँ पुटअप करे हैं, तो ये सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ t/4 दैट मीन्स ये जो फेज एंगल है, फेजो एंगल मीन्स क्या मिलेगा अपने को π/2। t/4 पे ये t/4 पोजीशन है, t/4 पोजीशन है मतलब ये हाफ हुआ। ये पूरा जो कंप्लीट होता है एक सेमी सर्कल ये होता है 180 मीन्स पाई, तो ये हाफ हो जाएगा π/2 का, है ना। तो फेज एंगल, फेज मतलब कितना ऑसिलेट किया उस पार्टिकल ने, वो जो फॉर्म होता है एंगल वो होता है उसका फेज एंगल, और इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा टी। ये पार्ट जो सर्कल के इसमें डिलीट हुआ है वो पार्ट है कि यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड फेज एंगल, कि इन टाइम टी उसने कितना ऑसिलेट किया है, उस एंगल को जो बता रहा है उसका ऑसिलेशन, वो उसका फेज एंगल होगा। इसका डिस्क्रिप्शन और हम इसके डेफिनेशन के साथ बताते हैं आपको, बट ये ग्राफ कैसे आता है वो देख लीजिए ना। ओमेगा टी क्या होगा π/2। ठीक है, यहाँ इस पोजीशन में जब टाइम t/4 है तो फेज एंगल π/2 हुआ, तो ये π/2 की वैल्यू अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में पुटअप किए तो साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 होता है 1। ठीक है, तो a इंटू 1 इज इक्वल्स टू, मतलब ये वैल्यू जो है a साइन π/2 1 मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे a। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ है पॉजिटिव में, a पॉजिटिव। ना अगेन फेज एंगल आ गया आपका, टाइम t/2 है, हाफ टाइम हो गया है, मतलब ये t/2 पोजीशन है, तो यहाँ पे फेज एंगल कितना है पाई, तो साइन पाई 0, देन a इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब वापस मीन पोजीशन पे आ गया पार्टिकल। नाउ दिस
ये अब ये टाइम ये हो गया 3t/2, मतलब एंगल है आपका 3π/2, तो यहाँ 3π/2 पे आ गया है, तो वो होता है साइन 3π/2 होता है -1, तो a इंटू -1 इक्वल टू -a, तो देखो ये निगेटिव साइड में चला गया। मतलब ये जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है अलोंग ए लाइन, तो अगर वो मीन पोजीशन पे है तो वो यहाँ है 0, फिर उसने हाफ लिया मतलब π/2, तो यहाँ एम्पलीट्यूड यहाँ हो गया हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, फिर पाए पर वो वापस रिटर्न आया, देन 3π/2 एंड 2π, ऐसे करके उसने पूरा 1 ऑसिलेशन 1 साइकिल कंप्लीट किया। नाउ सेम वैसे ही वही वैल्यू सेम हम अगर इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में पुट करते हैं तो हमें भी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे लाइक दिस, और उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनते हैं। ठीक है, 1 वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुटअप करके आप चेक कर सकते हो कि ये कैसे आया है। वेलोसिटी में हमने यहाँ पे a ओमेगा पॉजिटिव या निगेटिव, एक्सेलरेशन में भी सेम हमने वैसे ही लिया है। डिस्प्लेसमेंट और इसमें अलग है यहाँ पे, ये आपने देख लेना है। और बस ये वैल्यूज़ जो है कि इस इतने टाइम पे इतने फेज़ एंगल पे उसकी पोजीशन क्या होगी, इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि पार्टिकल कैसे मीन पोजीशन से ऑसिलेट। नाउ फेज एंड फेज एंगल, कि फेज क्या होता है, सबसे सिंपल टॉपिक है, उससे पोजीशन ऑफ पार्टिकल जैसा भी बताया हमने कि वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल आपको जिससे एंगल से मालूम पड़ता है जिससे तो उसे हम कहते हैं फेज। और सबसे सिंपल टॉपिक है कि phase of simple harmonic motion, the physical quantity which describe the state of oscillation is called phase of simple harmonic motion. In the equation x equal to a sin omega t plus alpha, this omega t plus alpha describe this quantity describe the phase of simple harmonic motion। मतलब ये एंगल फॉर्म कर रहा है ना, कितने एंगल पे वो पार्टिकल है, तो वो डिस्क्राइब करता है आपका फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन में। ठीक है, और स्पेशल केसेस इसके देखते हैं हम। स्पेशल केस है कि इफ़ फेज मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 0, मीन्स अगर हम सर्कल अगर कंसिडर करते हैं तो इस पोजीशन पे ये हो गया इसका सेंटर और ये मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन 0। और अगर हम एक नंबर लाइन लेते हैं जैसा अभी हमने देखा इससे पहले, तो ये जो पोजीशन थी ग्राफ की, ये मीन पोजीशन की, ये होती है 0, मतलब फेज एंगल जो है थीटा जो है इस पोजीशन पे 0 है ना। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा 0 आता है तो वापस से मतलब वो मीन पोजीशन पे फिर से आ गया। और ये अगर पूरा कंप्लीट कर रहा है अगर कोई एक एंगल, तो ये ज़रूरी मतलब अगर हम सर्कल लेते हैं तो ये जब वापस ये एक पूरा राउंड लेकर यहाँ आएगा तो ये एंगल क्या बनेगा इसका 360। जब एक पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है तो ये क्या होता है, जब 0 की बात करें मीन पोजीशन पे वापस पार्टिकल आ रहा है अपने मीन पोजीशन में पूरा जाने के बाद, तो वो एंगल हो सकता है फेज एंगल 360 और 2π अगर रेडियन वैल्यू बोलो हम। ठीक है, तो फेज थीटा इज इक्वल 0 इंडिकेट्स द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन मूविंग टू द पॉजिटिव ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन। फर्स्ट ऑसिलेशन में वो कहाँ हो रही है, ये पॉजिटिव की तरफ जाके जा रहा है। नाउ फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ऑसिलेशन। और इसका मतलब ये है कि अब अगर वो थीटा इज इक्वल टू 360 है तो ये अब नए ऑसिलेशन की फिर से क्या हो रही है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। यहाँ पे एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। अगर हम सर्कल ले तो ये पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, तो एक तो एंगल 0 होगा मीन पोजीशन पे, और अगर दूसरा चीज़ अगर दूसरी तरफ से हम देखें तो वो मीन पोजीशन वापस हो सकती है 360 क्योंकि एक राउंड कंप्लीट हो गया एंड इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ऑसिलेशन। अगर हम फेज कहते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स ये हाफ इसने एंगल कंप्लीट किया यहाँ पर और इसने ये हाफ सर्कल कंप्लीट किया इसने। ठीक है, इंडिकेट्स दैट इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन एंड मूविंग टू द नेगेटिव सिमिलर स्टेट। देखिए यहाँ से ये इसकी पॉजिटिव स्टेट है और ये इसकी नेगेटिव स्टेट है। अब ऑसिलेशन हाफ हो गया मीन्स यहाँ पे पाए हो गया, यहाँ π/2 है। इसका मतलब ये है कि वो निगेटिव साइड में उसके ये अब जाने वाला है। मतलब ये जो एंगल्स है ये बता रहे हैं कि वो मीन से पॉजिटिव साइड है या फिर वो निगेटिव साइड है। अब ये एंगल्स जो है ये अगर सर्कल किस में देख रहे हैं हम, क्योंकि फेस जो है मोस्टली हम इसी राउंड में देखते हैं, ये भी जो फॉर्म कर रहा है वो इसी के ऑसिलेशन पर से बने हुए हैं मोस्टली, तो हम फेज एंगल को बता सकते हैं इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, कि वो किस स्टेट में है। और इस जो एंगल है साइन कॉस का जो भी हम लेते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन में, तो ये जो एंगल्स से ये बताते हैं कि वो दिस इज़ द फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ओके तो कुछ स्पेशल केसेस और दिए हुए हैं कि अगर 90 डिग्री रहा तो उसका मतलब क्या हुआ। अब आप सिंपल बता सकते हो कि 90 डिग्री है मतलब हाफ उसका कंप्लीट हुआ है ऑसिलेशन और वो और कंप्लीट कर ले वाला है ना। फेस थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री इंडिकेट दैट पार्टिकल एट द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब अगर 90 डिग्री है तो ये पॉजिटिव साइड की एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। फिर ये यहाँ पे पाए कंप्लीट हुआ, अब वो नेगेटिव साइड में जाएगा और ये 3π/2 और 270 मतलब ये हुआ ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है और इसने ये कंप्लीट करके एक वन ऑसिलेशन 2π जो है वो कंप्लीट किया 0 to 2π। दिस बोथ पोजीशन आर मीन पोजीशन जहाँ हम थीटा 0 और 360 दोनों हम सपोज कर सकते हैं। यहाँ से न्यू इसकी शुरुआत हो रही है और ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन और ये हो गया इसका 180 वापस जहाँ मीन पोजीशन से वो वापस नेगेटिव साइड में जाता है। सिंपल सा है, बस ये पोजीशन क्या है वो आप समझ लीजिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना, वो है कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक हैविंग सिंपल हार्मोशंस हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ। उनका जो टाइम पीरियड है वो भी सेम है, जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो सेम है टू वेव्स का एंड अलॉन्ग द सेम पाथ। उनका डायरेक्शन भी जो है वो सेम है, इसी डायरेक्शन में दोनों भी जो है वो फ्लो हो रही है। तो ऐसे टू वेव्स का हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। Now consider two simple harmonic motion having same period and traveling along the same straight line, but they are having different initial phases and different amplitudes. लेकिन जो उनकी इनिशियल फेज है वो डिफरेंट है, उनका टाइम पीरियड सेम है बट उनकी जो इनिशियल फेज है वो डिफरेंट है। Now equation of displacement of two simple harmonic traveling along same straight line मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो होता है x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। अभी हमने देखे हैं इसके डेरिवेशंस। और x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस अल्फा 2 where a1 and a2 are amplitudes and these are alpha 1 and alpha 2 are initial phase of two simple harmonic motion. Now according to principle of superposition of wave, resultant displacement of an any instant is given by, मतलब टू वेव्स है जो इस पॉजिटिव पे ट्रैवल कर रही है, उनका जो ट्रैवल है वो अलग अलग है, ठीक है, टाइम पीरियड सेम है, बात सेम है। अब ये दोनों सुपर पोजिशन, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या होंगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी, जिससे इसका क्रिस जो है ये बढ़ जाएगा, है ना। तो एट दैट टाइम जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों वेव का वेक्टर सम x1 प्लस x2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ x1 अभी हमने देखे तो ये वैल्यू हम x1 की यहाँ पुटअप करते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा 2। ये हमने दोनों वेव्स की जो वैल्यूज़ है यहाँ हमने पुटअप कर दिए, ठीक है। सिंपल हो गया यहाँ तक। अब धीरे धीरे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और बड़ा है तो इसे हम स्लोली ही सॉल्व करेंगे। नाउ हियर साइन a प्लस बी का हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ व्हाट इज साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देखिए मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जिन लोगों का मैथ्स नहीं है वो ये फॉर्मूलेज अच्छी तरह लर्न करें जिससे हम कोई भी डेरिवेशन फिजिक्स के इजीली पढ़ सकें। नाउ a1 एज इट इज़ दिस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा को हम कंपेयर करेंगे अगर इस फॉर्मूले से, तो ये ए बी हो गया है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं तो ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फ़ा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फ़ा 1। देखो कंपेयर करो और बराबर हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिए, प्लस a2 सेम फार्मूला अगेन यहाँ अप्लाई होगा साइन का, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फ़ा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फ़ा 2। ये हमने यहाँ पर दोनों फार्मूलेज दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में फार्मूले की अप्लाई कर दिए। नाउ अब ये a1 को हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए फास्ट में। ये a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फ़ा 1 प्लस ये a1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फ़ा 1
अगेन A2 जो ये बाहर है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फ़ा टू टी प्लस A2 इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फ़ा टू। ठीक है, हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट है ये ओपन कर दिए। नाउ हियर साइन ओमेगा टी एंड हियर साइन ओमेगा टी, ये दोनों हमने कॉमन यहाँ से क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो ये साइन ओमेगा टी है, ये बाहर आ गया आपका कॉमन ये दो इक्वेशन में से। रिमेनिंग आपके पास बचेगा यहाँ पर A1 कॉस अल्फ़ा वन प्लस A2 कॉस अल्फ़ा टू। ओके, सेम है, बस हम अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ ही रहे हैं। और ये दोनों इक्वेशन में से आपको कॉस ओमेगा टी जो है ये कॉमन मिलेगा और रिमेनिंग टर्म जो है वो हम अंदर रखेंगे A साइन अल्फ़ा वन प्लस A2 साइन अल्फ़ा टू। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब यहाँ पे जो ये टर्म्स हमें यहाँ मिली है दिस वन एंड दिस वन, इसे हम कंसिडर करते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम इसे कंसिडर करेंगे। तो लेट A1 कॉस A1 कॉस अल्फ़ा वन प्लस A2 cos alpha 2 is equals to r cos delta and A1 sin alpha 1 plus A2 साइन अल्फ़ा टू, क्योंकि ये फेज एंगल और ये जो कांस्टेंट हम अगर सपोज करें एक वेव में तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन डेल्टा। कॉमन निकलने के बाद एक कॉस का पेयर है और एक साइन का पेयर है, तो हम इजीली जो कॉस का पेयर है उसे हमने सपोज कर ली आर कॉस डेल्टा एंड दिस वन इज आर साइन डेल्टा। देन इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 यहाँ से क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम्स, या फिर पुट these two values in equation 2, then we get x equals to, अब वो वैल्यू हमने वहाँ पुट अप कर दिए तो हमारे पास साइन ओमेगा टी बाहर था। ठीक है, देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी यहाँ रह गया और इसकी वैल्यू के जगह हमने ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट अप कर दिए। देन वी गेट आर कॉस डेल्टा प्लस इधर आ गया आपका कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और इसके प्लेस पे हम रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू। देन वी गेट आर साइन डेल्टा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गया यहाँ पर। ना बोथ साइड आर कॉमन है, स्टेप बाय स्टेप बस हम निकालते चले जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस एक ही बार हमने फार्मूला यूज़ करे साइन ए प्लस बी का। बाकी जैसे हमें स्टेप मिल रही है हम वैसे वैसे स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। ना अब ये कॉमन हमने यहाँ से निकाल दिए है। ना अब देखो वापस वही सेम फार्मूले को, यहाँ पे आर नहीं चाहिए था, हाँ अब वापस वही फार्मूले को रीड करते हैं हम, ये आर। नाउ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपको सेम वही फार्मूला वापस अप्लाई करने के लिए मिल गया है। देन वी राइट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसे हम उस फॉर्मूले को रिवर्स में यूज़ करके लिख सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर 2 वेव्स का है तो वो रहेगा दिस वन। ठीक है, दिस इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। उस सुपरपोजिशन 2 वेव्स जब मूव हो रही है तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का मिलकर वो ये होगा। ठीक है, नाउ अब इसे हाईलाइट कर लेते हैं हम, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, अभी हमने निकाला इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। नाउ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, देन जो हमारी इक्वेशन था कौन सा वाला, ये जो हमने नेम नहीं दिए इसको, ये वाला, इस इक्वेशन को यहाँ पर इसे दे देते हैं हम कैपिटल ए।
इस इक्वेशन को करना है स्क्वायरिंग, दोनों साइड की हमें करना है स्क्वायरिंग, ठीक है। नाउ फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, हमने उसको नेम दी क्या, ए। आपने सीक्वेंस बदल सकते हो, आप उसको नेम दे सकते हो 3 सेकेंड। अब स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल। देन उस साइड का भी तो स्क्वायर होगा, इधर का स्क्वायरिंग कर दिए हमने, दोनों को ऐड भी कर दिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग होना चाहिए। और अब इनका भी स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। नाउ अब हमने ये साइन की वैल्यू रख रहे हैं अगर हम, तो वो हो गया a1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस a2 साइन अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस a1 कॉस अल्फ़ा 1 प्लस a2 कॉस अल्फ़ा 2 और इसका स्क्वायर। इन दोनों की जो वैल्यूज़ है स्क्वायरिंग करके हमने ऐड कर दी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ना हियर देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डेरिवेशन लेंदी है लेकिन बस स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। नाउ ये a प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। देन वी गेट a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस ये a स्क्वायर हो गया है प्लस 2 इंटू a1 साइन अल्फ़ा 1 इंटू a2 साइन अल्फ़ा 2 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2, ये इसकी स्क्वायरिंग हो गई है। प्लस सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो तो ये होगा a1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस 2 इंटू a1 कॉस अल्फ़ा 1 a2 कॉस अल्फ़ा 2 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2। ये हमने दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब सिमिलर टर्म्स हमें ढूंढना है यहाँ पर, तो ये हो गया a1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 और हमें यहाँ पर कोई और टर्म a1 के लिए जो मिलने वाली है, देखो साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 और इसके पास भी a1 स्क्वायर है। तो ये जो दो टर्म है, दिस टर्म, ये दो टर्म, ये टर्म और जो a1 टर्म है ये दोनों टर्म में से a1 आपको कॉमन बाहर मिलेगा, ठीक है। तो a1 हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिए a1 स्क्वायर, और जो उसकी अंदर की टर्म है वो आपके पास बचेगी साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1, ठीक है, समझ में आया। नाउ प्लस अब ऐसे ही ये टर्म और ये टर्म में से a2 स्क्वायर बाहर हो गया, तो ये होगा a2 स्क्वायर बाहर, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2 प्लस रिमेनिंग टर्म देखो 2a1 a2 2a1 a2, ये इन दोनों टर्म में से कॉमन बाहर आ गया। अंदर आपका बचेगा यहाँ पर साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2 प्लस कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2, जिनकी कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकती। ये हमने यहाँ पर स्टेप कंप्लीट किया, ठीक है। बस ध्यान से थोड़ा हमें करना है, स्टेप्स बाहर निकालने हैं तो हम अपने आप समझ जाएगा। नाउ देखो अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड फार्मूला यहाँ पर जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब ये जो टर्म है इसमें से ये टर्म रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया कि रिप्लेस हो गए, 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस टर्म की जगह पे आ जाएगा 1 और इस टर्म की जगह पे आ जाएगा 1, और रिमेनिंग यहाँ पे जो है देखो साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2 प्लस कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2, तो ये रिप्लेस हो जाएगा आपका सेकेंड फार्मूला, वो है आपका कॉस, यहाँ बीच में क्या है प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए माइनस बी वाला फार्मूला, दैट मीन्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो ट्रिग्नोमेट्री फिर से आ गया है, ठीक है।
तो ये साइन ए साइन बी, फॉर्मूला अलग से नोट डाउन करते रहना है आपको, और कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं उसे ध्यान में रखिए ना। चलिए अब इसे हम रिप्लेस करते हैं। देन वी गेट दैट आर स्क्वायर वहाँ से हमने कॉमन निकाल दिए, तो अंदर हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल। कहाँ से? ये टर्म में से। यहाँ से ये आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिए, तो ये जो अंदर टर्म थी यहाँ पे होगा ये डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल। ठीक है ना। अगेन साइन थीटा वाला फॉर्मूला अगर पुट करते तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? 1। ठीक है, तो ये इरेज कर दिया हमने। यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे आर स्क्वायर और इंटू 1 इक्वल टू a1 स्क्वायर और इसके प्लेस पे भी आ जाएगा क्या? 1। दैट मीन्स ये 1 प्लस a2 स्क्वायर, इसकी पोजीशन पे भी आ जाएगा 1। देन दिस 1 प्लस 2a1 a2, और ये फॉर्मूले की जगह हम रख देंगे, मतलब ये वैल्यू की जगह हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन वी गेट कॉस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। ठीक है, यहाँ तक हमारा वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दिए। रिमेनिंग टर्म को हम अरेंज कर लेते हैं। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। ठीक है, ये दोनों वेव्स का फेज एंगल्स हो गए यहाँ पर, और ये उनके एम्पलीट्यूड्स। आपके टेक्स्ट बुक में कैपिटल ए दिया है तो आप कैपिटल ए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आर का स्क्वायर है, हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड we get this r equal to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos alpha 1 minus alpha 2. ठीक है, this is equation represent resultant amplitude of that simple harmonic motion. इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर, कौन सा चल रहा था अपना? 4 के बाद 5. Now equation 5 represent resultant amplitude. ठीक है, of the simple harmonic motion. Now अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका रिजल्टेंट फेज। क्या फाइंड आउट करने वाले हैं हम? इसका रिजल्टेंट फेज। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि हम अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं या फिर हम फाई यूज़ कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा जो एंगल है हमने अल्फ़ा सपोज किए, टेक्स्ट बुक में फाई है तो फाई भी हम ले सकते हैं उसका रिजल्टेंट फेज के लिए। नाउ अब हमें निकालना है रिजल्टेंट फेज। रिजल्टेंट फेज निकालना है मीन्स हमें जो डेल की वैल्यू है जो हमने यूज़ किए थे वहाँ पे फेज एंगल के लिए, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि वो जो दोनों इक्वेशन थे, इक्वेशन नंबर ए, ये इक्वेशन, इन दोनों को आपको एक दूसरे से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन वी गेट डिवाइडिंग आर साइन डेल एंड आर कॉस डेल, इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। देन आर साइन डेल अपॉन आर कॉस डेल इज इक्वल टू आर साइन डेल की वैल्यू क्या है? दिस a1 cos a1 sin अल्फ़ा। देन वी गेट a1 sin अल्फ़ा 1 प्लस a2 sin अल्फ़ा 2 अपॉन हियर a1 cos अल्फ़ा 1 प्लस a2 cos अल्फ़ा 2। ये हमने डिवाइड कर दिए। दिस आर गेट कैंसल, तो रिमेनिंग टर्म में हमें यहाँ पे मिलेगा tan डेल इज इक्वल टू, नाउ दिस a1, ये तो यहाँ कुछ फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है तो ये एज इट इज़ रहेगा। a1 साइन अल्फ़ा 1
प्लस A2 साइन अल्फ़ा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फ़ा 1 प्लस A2 कॉस अल्फ़ा 2। ठीक है, नाउ डेल इक्वल टू 10 इस साइड गया तो ये हो जाएगा इन्वर्स, और ये बोल्ड टर्म जो है ये ब्रैकेट में फिर से आ जाएगी, साइन अल्फ़ा 1 प्लस A2 साइन अल्फ़ा 2 अपॉन A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. This equation represent resultant phase. Means this is equation number 6. Equation 6 represent resultant phase. ठीक है, वन बाय वन हम सारी इसको रिवाइज भी करेंगे एक बार, आप देखते जाइए। ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ अब यहाँ तक तो हमारे 8 इक्वेशन तक ही हमने जो चीज़ें हमें चाहिए था कंपोजिशन में, कि वो फेज़ एंगल क्या होगा, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस दो कंपोजिशन हो रही है जो जहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो रहे हैं, ऑसिलेशन हो रहा है वन टाइम पे, उनका। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस है फेज़ डिफरेंस के लिए, कि इफ़ फेज़ डिफरेंस इज़ ज़ीरो। अब बात ये आ रही है कि फेज़ डिफरेंस जो है केस ए में, कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस इज ज़ीरो। अगर क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो अब फेज डिफरेंस मीन्स जो दो फेजेस हमने लिए थे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, ये अगर ज़ीरो है दैट मीन्स क्या हो रहा है, दैट इज़ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो वो कॉस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, तो वो हो जाएगा कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो कितना होता है, 1। कॉस ज़ीरो जो है वो हो जाएगा 1 आपका। तो रिमेनिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट मीन्स दैट x इक्वल्स टू r इक्वल टू रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा r इक्वल्स टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और कॉस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, एंड दिस इज़ नथिंग बट, ये काय का फॉर्मूला है, A1 A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, दैट मीन्स A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। वही जो फॉर्मूला था उसको हमने वापस रिप्लेस कर दिए, अब वो इस साइड से लगा है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर है, तो हमने उसे यूज़ करा A प्लस B होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर से रूट कैंसिल, दिस A1 प्लस A2, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है उसका एडिशन होगा ये। ठीक है, जब फेज डिफरेंस कितना है, ज़ीरो है। नाउ अब आपका जो फेज डिफरेंस है वो π/2 रेडियन है, मतलब 90 है। बी केस क्या है अब, कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस इज π/2 रेडियन। कितना है, π/2, दैट मीन्स अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 इक्वल टू π/2। देयरफॉर कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 की वैल्यू कितनी है, π/2, तो ये हो जाएगी कॉस π/2, और कॉस π/2 कितना होता है, ज़ीरो। कॉस π/2 कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो ये वैल्यू अब जब उसमें पुटअप करोगे तो देयरफॉर वी गेट r इज इक्वल्स टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू ज़ीरो, और ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये आया उसका रिजल्टेंट आंसर। ऐसे ही हम अलग अलग रेडियंस पे अलग अलग इस पे बस ये वैल्यूज़ क्या करना है, आपको पुटअप करते जाना है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंस ज़ीरो है, π/2 है, तो इसके लिए हमारे पास ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड टाइम के लिए आप क्या करोगे, और फेज़ जो है वो कितना हो जाएगा अब सी में, कि फेज़ डिफरेंस जो है वो हम लेंगे, अब फेज़ डिफरेंस इज़
180, 180 degree means pi radian. Then alpha minus alpha 2 equal to pi. Then cos pi is equals to, cos pi कितना होता है 1, cos pi होता है और नेगेटिव साइड है, दैट मीन्स -1. तो ये वैल्यू वहाँ हम अगर पुटअप करते हैं तो ये फॉर्मूले में आ जाएगा r a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस 2a1 a2 इंटू -1. तो यहाँ माइनस आ गया, मीन्स आपके पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर. तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे. यहाँ पे हम a1 स्क्वायर माइनस, ये माइनस साइन है तो डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेते हैं a2 होल स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कैंसल, वी गेट a1 माइनस a2. दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री. ठीक है, ऐसे 3 स्पेशल केसेस है. यहाँ तक हमने रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर लिया है. फटाक से रिवाइज कर लेते हैं. आपको डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज़ हमने इससे पहले की वीडियो में बता चुके थे. x इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, x2 इक्वल टू दिस. हमने ये दोनों वैल्यू पुटअप किए. यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किए बोथ साइड. a1 को ब्रैकेट सॉल्व किए, यहाँ a2 को ब्रैकेट सॉल्व किए. फिर कॉमन टर्म्स जो थी वो दोनों ने हमने एक साइड निकाल दिए. नाउ दिस जो ब्रैकेट हमें मिले थे उसे हमें कंसिडर किया आर कॉस डेल्टा एंड आर साइन डेल्टा. ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वेशन देना आगे पीछे एक ही साथ दे दिए थे, आप उसे अलग अलग भी दे सकते हो. ठीक है, नाउ अब वो वैल्यूज़ जो थी वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप किए तो हमें ये साइड मिल गई और ये वैल्यू पे वापस फार्मूला अप्लाई किया हमने साइन a प्लस बी का. देन वी गेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल. नाउ फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें जो वो कंसिडर किए थे उनकी स्क्वायरिंग और उनको एडिंग करना था. स्क्वायर किए, ऐड किए, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले लगा दिए. ये दिखने में बड़ा है लेकिन ये बस स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, तो एक से 2 बार आप खुद इसे लिख कर देखिए. सिंपल है, सिर्फ लेंदी है, उसकी वजह से ये डर के मारे कि हमें से नहीं होगा ये सोच के इसे छोड़ना नहीं है आपको. ठीक है, अब रिजल्टन है, हमने यहाँ पे वापस फार्मूला अप्लाई करके ये रिमेनिंग टर्म हमें मिल गई थी, इसका स्क्वायर रूट लिए. दिस इज एन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल. अब रिजल्टेंट फेज एंगल लेना है तो वो कुछ भी सिंपल था, बस वो दो जो हमने सपोज किए थे उनको डिवाइड करना था. और ये साइन अपॉन कॉस मीन्स क्या होता है 10, 10 इधर गया tan इनवर्स. यहाँ तक हमारे मेन जो था वो ख़त्म हो गया. फिर स्पेशल केसेस हमने लिए, जब 0 रहेगा तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा टू 0 वैल्यू पुटअप करके हमें ये रिजल्टेंट वैल्यू मिली है π/2 के लिए और पाई के लिए. ठीक है, एक बार आप अच्छी तरह इसे लिख लीजिए. कोई डिफ़िकल्टी आती है या नहीं समझता है आप कमेंट में दीजिए, हम फिर से इसे एक बार फिर से इसको ले लेंगे. ठीक है.